नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। टॉपिक है हमारा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 3 है अगर सीबीएसई बोर्ड के अंदर हो। सोशियोलॉजी क्लास 12th एनएस बोर्ड के अंदर भी है। ये क्लास 12th एनएस बोर्ड हिस्ट्री के अंदर भी है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर पढ़ते हो बट सिलेबस के अंदर आपका ये टॉपिक है तो ये आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं, इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता देखा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताया विदाउट बिना दोस्तों मैंने किसी लिखावट के नहीं, बिल्कुल एनिमेशन में आपको समझाया। अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर 1 है क्योंकि वो चैप्टर 2 पे आते हैं मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़े चेंजेस आए। हमने देखा दोस्तों किस तरीके से आयरन या लोहे की खोज स्टार्ट हुई और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया था। और इस तरीके दोस्त तमाम तरह की आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हमने मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा था। और साम्राज्य काफी एक्सपेंसिव था, बहुत बड़े दूर में भी दोस्तों मतलब कि फैला हुआ भी था और तमाम तरह के चेंजेस मौर्य एम्पायर के अंदर आए थे। ये हमने मौर्य एम्पायर वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। नहीं देखा जरूर देख लेना, सीबीएसई क्लास 12th हिस्ट्री का 2nd चैप्टर है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली दोस्त आज हम जो बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, यानी कि बंधुत्व, जाति और जो वर्ग यानी किंगशिप, कास्ट एंड जो क्लास, इस मतलब क्या है इसके बारे में। इस चैप्टर में बेसिकली हम रामायण महाभारत इनका क्रिटिकली एवोल्यूशन भी करेंगे, साथ ही फैमिली का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, विवाह के नियम, शादी कितने प्रकार से होती है, शादी के टाइप्स वगैरह जो है ना, ये सब देखेंगे हम। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज का, ये हम कवर करेंगे 2 से 3 पार्ट्स के अंदर। बेसिकली होता क्या है कि हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे होते हैं बच्चे बहुत सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत बोर हो जाऊँगा हिस्ट्री पढ़कर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बेसिकली पता है बोर जब आप होते हो जब टॉपिक आपको इंटरेस्ट ना लग रहा हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को कि आपके अंदर ऐसा इंटरेस्ट डालूं ताकि सारे टॉपिक आपके पूरे खोपड़े में डाल दूँ। एग्जाम्स के बाद तक आपको याद रहेगा, जब तक आपके बच्चे ना हो जाए। अपने बच्चों तक को पढ़ावे गारंटी मैं देता हूँ। चलिए दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व, कब लगभग दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व 600 BC से 600 तक, ये जो टाइम पीरियड है जिसको हम विचारधीन काल, चिरकाल, तमाम नामों से जानते हैं, इस टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी सारे चेंजेस आए जिसके अंदर मौर्य एम्पायर का राइज हुआ, मौर्य एम्पायर का उदय हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब इसी टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो चेंजेस था दोस्त वो था राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल चेंजेस होना और इकोनॉमिक चेंजेस होना। राजनीतिक चेंजेस के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से नए नए रूलर आ रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, फिर दूसरा रूलर आ रहा है, वो खत्म हो रहा है, यानी नए नए राजाओं का आना। एंड इकोनॉमिक के अंदर हम ये देखेंगे जो पहले किस तरीके से इंसान हड्डियों के द्वारा लकड़ियों से यूज करके, मतलब कि उनके पास रिसोर्सेस कम हुआ करता था, लेकिन जैसे समय बीतता चला गया एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई, खेती की स्टार्टिंग हुई। अब इंसान जानवर को शिकार करके नहीं, खेती करके खाना खाता है। अब खेती करना वो जानता है। इकोनॉमी में आर्ट एंड आर्किटेक्चर की एक बहुत बड़ी खोज हुई। अब इंसानों के पास जो बुद्धि है उसको यूज करने आ गया है। समझ में आप सभी को? ऐसा नहीं था कि उसमें बुद्धि नहीं थी, क्योंकि हम सब होमो सैपियंस के मतलब कि हमारे जो पूर्वज है होमो सैपियंस है, जिनके पास बुद्धि तो होती है बट यूज कैसे करते हैं उनको ये नहीं पता होता है ना। तो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल और आर्थिक चेंजेस आए। मैं पहले बता देता हूँ जो भी हमारा टॉपिक होगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ साथ होगा। अब आप सोचो इंग्लिश मीडियम क्या है, पहले आपको मैं हिंदी मीडियम में दिखाऊंगा, देन एक ज़्यादा करूँगा इंग्लिश मीडियम आ जाएगी। देखो झिंगा लाला लक इंग्लिश मीडियम में आ जाए, येलो इंग्लिश मीडियम आ गया। तो जो भी 2 स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वो दोनों में ही होगा। ठीक है, ताकि किसी वजह कोई भी दिक्कत ना आए। अगर कोई परेशानी आ भी जाती है तो हमारे जो नोट्स हैं वो आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज मुझे आप कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। चलिए, तो 600 ईस्वी पूर्व यानी कि 600 BC से लेकर 600 तक, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, एंड जन्म के बाद का जो टाइम पीरियड उसको एनी डोमिनी कहा जाता है, ईस्वी लगाया जाता है उसके बाद में। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए। मेन जो चेंजेस हुआ है पॉलिटिकल चेंज और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक चेंज। इतिहासकार इन चेंज को पढ़ने के लिए, यानी कि क्या क्या परिवर्तन आए राजनीतिक में या आर्थिक में, तो इतिहासकार जो हमारे हिस्टोरिकल्स वगैरह जो होते हैं वो इनका पता कैसे लगाते हैं, यानी कि जो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं तो इतिहासकार वो ऐसा क्या करेंगे जिससे उनके बारे में पता चल पाए। तो इतिहासकार क्या करते हैं, लिटरेचर, टेक्स्ट और रिकॉर्ड्स, इन 3 चीज़ों से पता लगाते हैं। अब ये 3 चीज़ होता क्या है,
साहित्य यानी कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह हो गए, जैसे कि महाभारत, रामायण, गीता, रामचरितमानस, तमाम जो भी धार्मिक ग्रंथ हो गए, है ना, जो टेक्स्ट वगैरह है। और अभिलेख, अभिलेख के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ा है मैंने आपको। क्या होता है अभिलेख? जो किसी भी कठोर सतह पे जो सॉलिड ऐसा कोई प्लेस है उसके ऊपर उसको खुदवा दिया जाता है, उकेर दिया जाता है ना। इस तरीके से देखो, मान लो ये पूरा खंबा है और यहाँ पे देखो किसी से पूरे वर्ड्स लिखे हुए हैं सब, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, ये रिकॉर्ड जिसको अभिलेख कहा जाता है। एंड तमाम जो हमारे पास साहित्य जो ग्रंथ हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हमारे पास है, जो वैदिक टाइम पीरियड के दौरान के हमें पूरी हिस्टोरिकल जो सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल सब कुछ हमारे इसके बारे में ये बताता है। तो इस तरीके से जो भी यानी कि इतिहास का जो हिस्टोरिकल्स वगैरह जो होते हैं वो साहित्य यानी कि किससे, लिटरेचर, टेक्स्ट और रिकॉर्ड्स, साहित्य, ग्रंथ और अभिलेख, इन 3 चीज़ों से हेल्प लेते हैं ताकि वो इतिहास के बारे में पता लगा सके कि क्या क्या राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन आया है। आई होप आपको इतना तो समझ आ चुका होगा इंट्रोडक्शन में ये। लेकिन अब ये जो साहित्य वगैरह हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। क्या, किन बातों का? कि जो भी ये साहित्य या जो चीज़ यानी कि जो हम बुक्स वगैरह, जो ग्रंथ वगैरह हम देख रहे हैं इतिहास को जानने के लिए, उसका क्रिएशन टाइम क्या है, यानी कि उसका रचना काल क्या है, उसको किस टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया था। पहली चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, उसका रचयिता कौन है, रचयिता मतलब उसका क्रिएटर कौन है, उसका लिखने वाला कौन है, दूसरी बात। तीसरी बात, उसको लिखने का उद्देश्य यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों उसको लिखा गया था, उसका मेन पर्पस क्या था। जैसे महाभारत में 2 फैमिली की, आपको पता है, कौरवों पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, वॉर हुआ, उसके बारे में बताया गया। रामायण में पूरा राम की कथा है। तो अगर किसी भी चीज़ को लिखा जाता है उसका मेन पर्पस होता है ना, उसके पीछे का बिहाइंड द रीजंस उसका क्या था, तो ये भी हमें पता करना चाहिए। एंड उसको यानी कि जो लिखी गई है उसका भाषा क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। जैसे कि संस्कृत हो गया, पाली हो गया, है ना, प्राकृत भाषा होगी, तमिल हो गई, जैसे तमिल साहित्य, तो कोई भी तो लैंग्वेज होगी भाई, तो लैंग्वेज के बारे में पता करना चाहिए हमें। एंड साधन मतलब रिसोर्सेज, यानी कि उसको लिखते टाइम किन चीज़ों का प्रयोग किया गया, किन चीज़ों का प्रयोग किया गया, और ख़ास बात यह है कि इसका प्रचार प्रसार का साधन क्या है, किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया गया और लोगों को इसके बारे में बताया गया। तो इन तमाम चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये मैडम जी आपको ये बता रही है, ध्यान रखना, मैडम जी ने जो कहा है, ठीक है। ऐसा ही हमें जो रिकॉर्ड होता है इस पर ये बातें आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक छोटी सी डायरी या किसी भी चीज़ में जो जो बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, प्लीज़ इनको इस छोटे से डायरी में नोट करते जाओ। आपको कोई सी मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़नी, घंटे घंटे बैठ कर के लाइन्स नहीं पढ़नी, बस आपको मेरी वीडियोज़ को सेक्वेंस में देखना है, बस ये ना, फिर इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आप सभी को, ठीक है। चलिए अब हम पहले बात करते हैं महाकाव्य की। महाकाव्य मतलब महान काव्य, महान जो मतलब कि लिटरेचर, जो भारतीय सभ्यताओं में, इंडियन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा उसको पावन स्मृति के रूप में जाना जाता है, यानी कि पवित्र ग्रंथ उसको माना जाता है, जिसमें महाभारत और रामायण आता है। रामायण जिसमें शुरुआत में 6000 सुलेख हुआ करते थे, 6000 टेक्स्ट हुआ करते थे, यानी जो लिखा गया था उसमें वर्ड्स टोटल 6000 हुआ करते थे। इसकी रचना वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है। रामायण वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा दोस्तों इसकी रचना की गई। टोटल इसमें स्टार्टिंग में 6000 सुलेख बढ़कर 12000 हुए, फिर ये 24000 इसके अंदर सुलेख हो गए और आज इसमें 24000 सुलेख है। इस पूरे सुलेख को यानी कि जो पूरा रामायण का पार्ट है, मान लो ये पूरी रामायण की बुक है ना, ये पूरी रामायण की बुक है, इस पूरे बुक को टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 7 भाग में बांटा गया है, ठीक है, 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको कांड कहा जाता है। कहते नहीं हम कि कहीं पे कुछ घटना हो जाए तो भाई ये कांड हो गया, तो रामायण और महाभारत प्राचीन घटनाओं के बारे में बताता है। किसके बारे में? जो एंशिएंट टाइम में जो भी इंसिडेंट हुए उसके बारे में बताता है, इसलिए इसको कांड भी कहा जाता है, जिनको 7 भाग में बांटा गया है। अगर रामायण में दोस्त हम देखते हैं तो रामायण का जो मुख्य पात्र उसमें राम और रावण है। राम आर्य जी के, है ना, राम तो आर्य है और रावण अनार्य का प्रतीक है, लेकिन हमेशा अनार्य पे आर्य की ही जीत होती है, ठीक है, यानी कि बुराई पे अच्छाई की ही जीत होती है। लेकिन अगर हम राम जी के पूरे ही मतलब जानना चाहे तो तुलसीदास के द्वारा दोस्त जो लिखी गई है रामचरितमानस, ये राम जी के बारे में पूरी कथा ही बता देती है, जो कि प्राचीन से लेकर आज तक का टाइम पीरियड में रिलेवेंस है। और भारत के अंदर तमाम पूजा पाठ के अंदर रामायण का भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महत्व है, और हिंदू समाज के अंदर यानी कि कह सकते हैं हम सनातन धर्म के अंदर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इवन भारत में ही नहीं दोस्त, तमाम भारत के बाहर भी देशों के अंदर इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है।
अब दोस्त हम बात करते हैं पहले महाभारत के। महाभारत जिसकी रचना काल 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, यानी कि 1000 वर्षों तक चलता रहा। यानी कि इसको लिखने में टोटल 1000 साल लगा है। इस पे डिबेट है कि इसको स्पेशली लिखा किसने है। क्यों? क्योंकि इसको लिखने वालों में वेद व्यास का नाम आता है, बाण भट्ट का नाम आता है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि गणेश जी ने अपनी दांत तोड़कर, सियाही खत्म हो गई थी तो वह दांत तोड़कर उससे भी लिखा था, तो गणेश जी का भी नाम आता है। तो इस पर एक डिबेट है। बट अभी जो हमें एनसीईआरटी की बुक्स के थ्रू जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका जो रचना काल है वो 500 ईस्वी पूर्व यानी कि 500 BC से लेकर 1000 सालों तक इसको हम, यानी टिल मतलब कि क्या सोचते हो कि 1000 ईयर तक हम इसको लिखते रहे। और ऐसा कहा जाता है कि 1000 साल तक कौन सा इंसान जिंदा रहेगा, इसलिए पहले किसने लिखा, इसका जो थोड़ा सा पार्ट बढ़ गया उसको किसी और ने लिखा, जो थोड़ा पार्ट बचा किसी और ने लिखा, ये चलता रहा। तो इस पर भी काफ़ी सारी डिबेट्स हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि इसका रचना काल है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 वर्षों तक होता रहा है। सबसे समृद्ध ग्रंथ माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर, क्योंकि समृद्ध मतलब कि तमाम जानकारी हमें देता है। स्पेशली जब हम बात करें तो ये सामाजिक परिस्थितियों का विवरण है। सोशल जो कंडीशन उस समय रही है सोसाइटीज की, उस सब के बारे में बताता है। सतयुग का पूरा खेल है इसके अंदर। मुख्य जो कथा है इसमें वो है दो परिवारों के बीच में लड़ाई। हम दोस्त ये जानते हैं किस तरीके से कौरवों और पांडवों के बीच में सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, स्ट्रगल ऑफ पावर था। सेम वही चीज़ आज भी देखते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, पावर गेन करना चाहता है। सेम वही कंडीशन इसमें बताया गया। आज से 5000 साल पहले कौरवों और पांडवों को भी दोस्तों जो ये हुआ, जिसके अंदर पांडवों का साथ पांडव पुत्र, पता है ना आपको, युधिष्ठिर है, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिसमें युधिष्ठिर सबसे बड़े पुत्र थे और दुर्योधन के बीच में बड़ा तगड़ा वाला सीन बैठेगा था यार, जिसमें पांडव पुत्रों का साथ दिया किसने, विष्णु के अवतार प्रभु श्री कृष्ण ने। और इस तरीके से क्या हुआ, पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। तो इस पूरी महाभारत के अंदर इस पूरी कथाओं के बारे में बताया गया है कि किस तरीके दोस्त है, आर्य की जीत होती है, अनार्य की हार होती है। यानी कि अच्छाई की ही जीत होती है, बुराई की हार होती है। अच्छाई कुछ समय के लिए विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखना है। आज से 5000 साल पहले कृष्ण जी ने अर्जुन को वो तमाम चीज़ें गीता में लिखवा दिया, गीता में बता दिया, जो आज हमें अपने लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। चाहे वो दुख का कारण, दुख का रीज़न, हम दुख क्यों होते हैं, हम किस तरीके से क्या सोल्यूशन चाहिए, ये सब कुछ गीता में बता दिया है। तो गीता किसी भी, जैसे कि हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है सिर्फ गीता। गीता को दोस्तों आज इंडिया और इंडिया से बाहर सभी देशों में इम्पोर्टेंस मिला हुआ है। क्योंकि चाहे देखो ग्रंथ चाहे कोई भी हो, या बाइबल हो या कुरान हो या मान लो आप गीता हो, ग्रंथ चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं जैसे कि मानवीय कहते नहीं, इसकी मानवता के बारे में तो सभी पाठ पढ़ाते हैं हमें, सभी ग्रंथ, है ना। तो इस तरीके से सभी ग्रंथों का अपना अपना महत्व होता है सभी सोसाइटी के अंदर। तो दो परिवारों के बीच में युद्धों की पूरी कहानी है क्या, महाभारत। तो महाभारत दोस्तों इसका कंपोजिशन टाइम 500 BC फ्रॉम 1000 ईयर्स तक के चलता रहा। मोस्ट मतलब कि कह सकते हैं ये समृद्ध रहा, है ना। ये टेक्स्ट इसको माना जाता है, काफ़ी फैला हुआ भी था ये। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल कंडीशन इसके अंदर बताया गया है। मेन जो स्टोरी है इसमें वॉर बिटवीन 2 फैमिलीज, ठीक है, कौरवों एंड पांडवों, ठीक है। पांडव पुत्रों का साथ दिया था श्री कृष्ण जी ने, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 6 मार्क्स के अंदर। अब वो क्वेश्चन जो होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बताऊँगा ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ये जो हम करने वाले हैं अभी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट क्या है हमारा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। समालोचनात्मक संस्करण यानी कि महाभारत का समालोचनात्मक। अब हम महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन करेंगे, यानी कि कुछ जैसे कि महाभारत है, हम इसकी थोड़ी क्रिटिसाइज के रूप में इसको देखेंगे हम, कि किस तरीके से आज का महाभारत जो आज हम देखते हैं, प्राचीन महाभारत से थोड़ा कोई इसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी आया है क्या कुछ इसमें, या मूल वही है। चलिए अब जानते हैं महाभारत का समालोचनात्मक। समालोचनात्मक मतलब कि समा मतलब समानता इसके अंदर क्या पाई गई है,
और क्या इसके अंदर डिफरेंस, यानी क्या इसमें पहले और आज के मुकाबले में कोई डिफरेंस पाया गया तो क्या पाया गया, तो दो चीज़ हम इसमें देखेंगे। चलिए अब हम पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो बात उस समय की है, टाइम हो रहा था 1919, कब 1919 की बात हो रही थी। उस समय एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करी गई, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया एक प्रोजेक्ट के तहत, और इसका हेड बनाया गया किसको, बीएस सुखतांकर को। किसको, बीएस सुखतांकर को। 1919 की बात है जिस समय ये प्रोजेक्ट चलाया गया। इसका जो मेन उद्देश्य था बीएस सुखतांकर के है, मतलब कि लीडरशिप के अंदर जिसको ये प्रोग्राम को चलाएगा, इसका मेन उद्देश्य था एक संस्करण तैयार करना। क्या करना, एक संस्करण तैयार करना, इस तरीके से एक संस्करण तैयार करना, ठीक है। और इस संस्करण में आप देख सकते हो ये दोस्तों पूरा है जो बीएस सुखतांकर के द्वारा महाभारत की समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला गया, ये आप दोस्तों इसमें देख सकते हो। और यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये था क्या, है ना, यानी जो बीएस सुखतांकर के रूप में जो निकाला गया है था क्या ये, ऑन द मीनिंग ऑफ द महाभारत। ये पूरी पुस्तक आज भी दोस्तों मार्केट में मिल जाती है, जो कि बीएस सुखतांकर के द्वारा निकाला गया, यानी कि तैयार किया गया। अब इसमें हुआ क्या, पहले आपको ये समझना है, यानी कि इसका मेन मकसद क्या था इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये कि पूरे भारत के अंदर जितने भी संस्कृत पांडुलिपि हैं उनको इकट्ठा करो, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी महाभारत के रूप में ग्रंथ मिलता है पूरे भारत में कहीं पे भी, उनको एकत्रित, उनको कलेक्ट करो, पहला काम, ठीक है ना। सुलेखों का क्या करो, इकट्ठा करो। और इसी को इकट्ठा करने में लगभग 47 ईयर लग गए। क्या लग गए, लगभग 47 ईयर लग गए, 47 साल लग गए, ठीक है। और इसमें दोस्तों दो मुख्य बात निकल कर आई। दो मुख्य बात क्या निकल कर आई, जब पूरी इकट्ठा कर लिया गया, उसको एनालाइज किया गया, तो ये दो बात निकल कर आई कि जो पांडुलिपियों में समानताएं है वो निकल कर आ गई। अब ये पांडुलिपि का मतलब क्या है, यानी कि जो लिखने की इस पे कला है, पांडु हाथ से लिखने की कला जो है उसमें, यानी कि नेपाल ऊपर, यानी कि दोस्त भारत के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नेपाल, और साउथ में तमिलनाडु केरल तक जो भी पांडुलिपि या दोस्तों जो भी स्क्रिप्ट मिली है ना, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो मिली उसमें सिमिलरिटीज पाई गई। यानी कि ये कहा गया कि मान लो कि नॉर्थ में हम बात करते हैं तो नॉर्थ में दोस्त नेपाल और जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ में तमिलनाडु केरल तक, यानी कि इस पूरे एरिया में जो भी हमें महाभारत का ग्रंथ जिस तरीके से मिला उसमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटी पाई गई। क्योंकि दोस्त टोटल हमें 13,000 पेज मिले, टोटल हमें 13,000 पेज मिले। कितने पेजेस मिले हमें, टोटल 13,000 पेजेस मिले। और इस 13,000 में से कहीं ना कहीं हमें कुछ में सिमिलरिटीज पाई गई, लेकिन आधे से ज़्यादा में डिफरेंट भी पाया गया, काफ़ी डिफरेंस भी पाया गया इसके अंदर, ठीक है। तो ग्रंथों को समझने के लिए ध्यान में रखने वाली जो बातें है वो इतिहासकार इन बातों पे जोर देते हैं कि हमें किस तरीके से किसी भी चीज़ को समझना है तो हमें उसके सभी एस्पेक्ट्स को समझना होगा, ठीक है। तो समालोचनात्मक का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से हमने समानताओं को देखा कि कहाँ कहाँ पे इसमें समानताएं मिली हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जब टोटल इकट्ठा करने की बात हुई कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम जहाँ जहाँ भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि मिलेगी, पांडुलिपि मतलब जो हाथ से लिखे गए हैं पूरा जो महाभारत का जो पूरा ग्रंथ है, जहाँ जहाँ पे मिलेगा हमें उसको इकट्ठा करना है। तो टोटल 13,000 पेज हमें मिले और 13,000 में से कुछ ये लोग मान लो कि 4 से 5,000 पेज तो ऐसे थे जिसमें समानताएं पाई गई, यानी कि जो नेपाल और जम्मू कश्मीर में वही केरल और तमिलनाडु के अंदर है, समझ में आया। लेकिन आधे से ज़्यादा ऐसे पेजेस हैं जिसके अंदर लैंग्वेज में या किसी भी उनके कंटेंट के अंदर डिफरेंट पाया गया है, समझ में आप सभी को। तो ये जो डिफरेंट है मतलब कि, तो वो हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से दो तरीके से, भाई महाभारत तो एक ही है लेकिन ये डिफरेंट किस तरीके से पाया गया। इसीलिए दोस्त महाभारत की एक समालोचनात्मक यानी क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को कहा गया कि हमने इसका क्या किया, एक क्रिटिकल व्यूज हमने इसका निकाल पाए, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है समालोचनात्मक ग्रंथ तैयार करो तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है। पूरे एक प्रोजेक्ट निकाला गया बीएस सुखतांकर के लीडरशिप के अंदर, पूरे भारत में से सभी पांडुलिपियों को जितने भी जगह पे भी मिल जाए, तो नॉर्थ से लेकर साउथ में सब जगह उनको इकट्ठा किया गया। लगभग 13,000 पेजेस मिले, उन पेजेस को इकट्ठा कर उनमें सिमिलरिटीज़ देखी गई। लगभग 4 से 5,000 पेज में सिमिलरिटीज़ भी मिली, बाकी बचे पेज में हमें डिफरेंस भी पाया गया। समझ आप सभी को। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं समालोचनात्मक ग्रंथ कि इसकी कहीं ना कहीं महाभारत की, कि भाई ये अलग अलग क्यों है,
तो इस बात पे इसकी कहीं ना कहीं आलोचना भी की जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं तो 2 चेंजेस जो आए, पहला कि तमाम एरियाज़ में समानताएं यानी सिमिलरिटीज़ भी देखी गई, दूसरी बात कि समय के साथ साथ महाभारत में चेंजेस भी आया है। तो 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है इस प्रोजेक्ट का जो मेन रिजल्ट निकल कर आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि महाभारत की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, महाभारत हमें बताता है कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर हमेशा जीत जो होती है वो अच्छाई की ही होती है, क्योंकि ये 2 भाइयों यानी कि 2 मतलब कि फैमिली के बीच में ये युद्ध थी और सत्ता के लिए युद्ध थी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा सत्ता के लिए जो संघर्ष होता है, सत्ता मतलब अथॉरिटी पावर्स के लिए जो स्ट्रगल होता है, ये इंसान को डुबो देता है, इंसान को अंधा कर देता है, इंसान को लालची बना देता है। तो इस तरीके से ही इंसान का सत्यानाश हो जाता है। महाभारत हमें ये सिखाता है कि जितना मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, यानी कि जो मिल गया खुश रहो उसके अंदर, बाकी कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ये तो हम सुनते ही आए हैं, है ना। तो दोस्तों, महाभारत एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी देन है। आज भी महाभारत का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इनके जो विचार, इनके जो आदर्श, जो सोसाइटी यानी कि जो इनमें जो आइडियल्स हैं जो सोसाइटी के लिए आज भी काफ़ी ज़रूरी है, उनके जो नियम वगैरह हैं आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका उतना ही महत्व है जितना आज हम अपने धर्म के अंदर अपने भगवानों को महत्व देते हैं, उतना ही महत्व महाभारत का भी है ना। एक श्रद्धा हमारी होती है, तो इस तरीके से महाभारत का उतना ही श्रद्धा है। तो इस तरीके से हमारे जो टॉपिक था कि किस तरीके से क्रिटिकली एडिशन तैयार किया गया, जिसमें तमिल में, प्राकृत में एंड तमाम लैंग्वेज में इसको इकट्ठा किया गया। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। हमें कुछ बातें इसमें पता भी चला एंड इसका इंपॉर्टेंस भी हमने देखा किस तरह के दोस्तों उचित और अनुचित में, गलत और ठीक की लड़ाई, है ना, जिसमें पांडव जो थे वो उचित और जो कौरव थे वो अनुचित सत्ता के प्रतीक थे, सही और गलत के थे। ठीक है, जिसमें सही की ही चीज़ होती यानी कि उचित की ही चीज़ होती है हमेशा, और कृष्ण जी ने इसलिए भी पांडवों का ही साथ दिया था, है ना। चलिए दोस्तों, एंड आज ज्ञान, कर्म, फल एंड कर्म करते जाओ, इन सब बातों को जो हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं महाभारत की एक वो चीज़ है जो आज हमें सबको अपनाना भी चाहिए और इस तरीके से एक सही मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये बात हमें महाभारत सिखाता है, इसलिए महाभारत का जो इंपॉर्टेंस है, रिलेवेंस उतना ही है जितना एक समय या किसी भी युग में है था, और ज़िंदगी भर जब तक सूरज चांद रहेगा महाभारत का नाम रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाकी दोस्त महाभारत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये हमें उस समय के समाज के बारे में बताता है जो कि संस्कृत में स्पेशली है ये, इसलिए दोस्त ये संस्कृत ग्रंथ के रूप में हमारे इतिहासकारों को उस समय के समाज के बारे में बताता है, इसलिए इसका और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आई होप दोस्तों आपको इस पार्ट यानी कि इस चैप्टर में आपको यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ चुका है तो प्लीज़, अगर इतना समझ में आ गया है तो 6 मार्क्स का आपके पक्के हो चुके हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद मैं नहीं चाहता कि आपको पूरी चैप्टर मैं एक ही वीडियो ख़त्म करूँ, मैं आपको जितना समझाऊँगा वो आपको 100% आना चाहिए। पूरा समझाऊंगा तो उसमें आपको 60-70% आएगा आपको, हाँ मेरे को 70% चैप्टर आ गया, ऐसा नहीं, मुझे 100% चाहिए चीज़ों का। ठीक है, तो अब जो कल जो वीडियो आएगी उसमें हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, यानी कि बंधुता एवं विवाह, परिवारों के बारे में जानकारी, है ना, यानी कि अब देखेंगे हम फर्टेनिटी एंड मैरिज लाइफ के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे एंड फैमिली पढ़ेंगे और नेक्स्ट फिर चैप्टर में फिनिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, फिर इवन बतूता वाला चैप्टर आ जाएगा, फिर विजयनगर एम्पायर, फिर मौर्य, फिर दोस्तों मुगल एम्पायर वाला चैप्टर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह के सारे चैप्टर हम कवर करेंगे, टेंशन मत लो। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। अब इस तरह के दोस्त मैं वापस आ चुका हूँ, बड़ा आएगा मज़ा पढ़ने में। जहाँ तक हो सके अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी जल्दी मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, मुझे लगे कि नहीं बच्चे देख रहे हैं यार, वीडियो बनाओ, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, करोगे ना ज़रूर। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत।